महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है, ये आरोप लगाया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और वहीं आपको बताएं कि भाजपा के बड़े नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने कई खुलासे महाराष्ट्र की सरकार के विरुद्ध घोटाले घपलों के किए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि इसकी जांच हम एटीएस से कराएंगे, एनआईए इतनी जल्दी क्यों कर रही है, वो कहते हैं कि ये इनके इस ढीला ढवाली और गुंडागर्दी को ढील देने का नतीजा है कि आज कोई भी किसी को उठाकर मार देता है। और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, ये मुकेश अंबानी को धमकाने, डराने या मारने के लिए, और इसकी जांच अगर एनआईए कर रही है तब इसमें यहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दिक्कत क्या है। ये आपको बताऊं कि सवाल तो ये उठता है, जिस तरह से एनआईए की जांच की मांग पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी, मामले की गंभीरता को देखा था, और इस गंभीरता में यह दिख रहा था कि भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति जो अभी हाल ही में 5G लॉन्च करने वाले हैं, जिनका विरोध केवल और केवल टेलीकॉम सेक्टर की वजह से, मतलब आप समझिए चीन के इशारे पर 1,500 टावरों के कनेक्शन काटे गए, वो केवल और केवल जो खुलासा हुआ था खालिस्तानी टूल किट का, उसके बाद किए गए, तो चीन का एंगल भी जब जुड़ता दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर ये इतना बड़ा एक षड्यंत्र दिखाई दिया, जिसकी मांग ये देवेंद्र फडणवीस ने की कि एनआईए से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले के तार जुड़ते हुए विदेश से दिखाई दे रहे हैं। अब इतना बड़ा अगर मामला है और एनआईए इसकी गंभीरता को समझ रही है, तभी देवेंद्र फडणवीस के कहने से थोड़ा ही हो गया है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा और जांच हो गई है। नहीं, एनआईए और गृह मंत्रालय ने इसकी गंभीरता को समझा है कि कितना गंभीर मामला है, कि यदि सीसीटीवी फुटेज ना होते, यदि सुरक्षा Z+ ना होती मुकेश अंबानी की, तो गाड़ी रास्ते में पार्क इसी इरादे से की गई थी कि जब गाड़ी मुकेश अंबानी का काफिला निकलेगा इसमें ब्लास्ट कर दिया जाए। तो आखिरकार ये कौन लोग हैं जो मुकेश अंबानी या उसके परिवार को मारना चाहते हैं, और जिसके तार विदेशों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जब एक मुख्य कड़ी थी, वो मुख्य कड़ी की भी हत्या कर दी जाती है, मनसुख हिरेन की। और आप देखिए शक क्यों पैदा होता है कि डीसीपी उस एरिया का सबसे पहले बगैर जांच, बगैर पोस्टमार्टम के वो कह देता है ये तो आत्महत्या है, वो तो नदी में कूद के आत्महत्या कर ली, नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस कंडीशन में डेड बॉडी मिली, उस डेड बॉडी में 5 रुमाल मुंह पे बंधे हुए थे। उसकी बैकग्राउंड ये है मनसुख हिरेन की कि वो बहुत बढ़िया तैराक थे। ऐसे में कोई रुमाल बांध कर मुंह में और वो नदी में कूदेगा आत्महत्या करने के लिए, ये तुक समझ में नहीं आती। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करे बगैर ये बयान देना, इतनी जल्दबाजी डीसीपी को क्यों थी। इसके बाद शक गुंजाइश इसलिए पैदा होती है कि जो सबसे ज्यादा वहां एक शक के दायरे में करैक्टर है मुंबई पुलिस का, और वो है सचिन वजय। ये सचिन वजय नाम का एसीपी, यूं तो क्राइम ब्रांच के वहां का जो इन्वेस्टिगेशन का एक हेड है, लेकिन ये मौके पर पहुंचना, गाड़ी में से चिट्ठी बरामद करना, और फिर इनका जो सारा खेल है, इनसे सीडीआर निकाली गई, टेलीफोन पे बातचीत मनसुख हिरेन की, और इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासे किए, उससे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शक पैदा होता है। वहीं आपको बताएं कि इस सारे मामले में जिस तरह से शिवसेना के नेताओं का बयानबाजी रही है, अब आप देखिए वहां का जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी एटीएस जांच तो कर रही है। जब एटीएस जांच कर रही है तो एनआईए को जांच करने की क्या जरूरत है। भाई, आपके राज्य में यदि कानून व्यवस्था ठीक होती और आपकी एटीएस ठीक होती, आपकी पुलिस ठीक होती, तो ये मनसुख जो हिरेन है ये मरते नहीं, इनकी हत्या नहीं होती। जब एक सदन में खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री ये शक जाहिर कर रहे हैं कि वो जो गवाह है मुकेश अंबानी कांड का, उस षड्यंत्र का, उसकी रक्षा की जाए, और उसी की तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है, इसका मतलब तो यह है कि कुछ लोगों की यह नजर थी कि इस मामले में देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस को यह डाउट था कि उसकी हत्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग में या गुप्तचर विभाग में या किसी तरह किसी को डाउट था, तो आम आदमी एक को अगर शक है कि उसकी हत्या हो जाएगी,
तो क्या वहां की पुलिस के गुप्तचर विभाग को नहीं थी? क्या वहां की इंटेलिजेंस जो यूनिट है, जो एटीएस है, उसको नहीं चाहिए था कि एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी पाई गई उससे तुमने पूछताछ की और उसके बाद छोड़ दिया? उसको कोई भी मार सकता था, ये तो एक आम आदमी भी कहेगा। कम से कम निगरानी उसके ऊपर रखी जाती। लेकिन जिस तरह से उनको छोड़ा गया और जिस तरह से फिर उसकी हत्या हुई, ये बताता है कि ये वास्तव में प्री प्लान्ड है। कहीं ना कहीं गाड़ी का, मनसुख हिरेन का और फिर सचिन वजय का कोई ना कोई तार जुड़ता है। और इसलिए आपको बताऊं कि ये एटीएस ने, ये तो सदन में मामला उठ गया, देवेंद्र फडणवीस ने उठा दिया, फिर जो है किरीट सोमैया ने सवाल उठा दिया, और फिर आम जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन जिस तरह से चिट्ठी से खुलासा हुआ है मनसुख हिरेन की, और उन्होंने उसमें लिखा कि कई मीडिया वाले मेरे को परेशान कर रहे थे लगातार सवाल पूछ के, मेरी गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी की एफआईआर मैंने कराई और मुझे ही तंग किया जा रहा था। तो आखिरकार एक टारगेट किया जा रहा था एक व्यक्ति को, जिससे कि मुद्दे से ध्यान भटकाकर एक ही व्यक्ति पे कहानी को खत्म किया जाए, जैसा कि फिल्मों में होता है। लेकिन सारे मामले में एटीएस की तीव्रता नहीं दिखाई दी। और आज वो क्या कह रहे हैं, एटीएस जब जांच कर रही है तो एनआईए की जांच की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपकी एटीएस में कमी थी तभी तो एनआईए आई है। और आपकी एटीएस अगर जांच कर रही होती तो देखिए, गृह मंत्री वहां के जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जांच तो सीबीआई ने करी थी सुशांत राजपूत की, फिर उसमें क्या निकला? अरे भाई, उसका जवाब भी देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। और मैं भी इस बात को जानता हूं और पूरा महाराष्ट्र और देश इस बात को जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से हो, इसकी मांग कोर्ट में की गई थी और कोर्ट ने आदेश करे थे। ये देवेंद्र फडणवीस के कहने से या किरीट सोमैया के कहने से जांच सीबीआई से नहीं हुई थी। अब उस मामले में कुछ निकला या नहीं निकला, वो अलग रीजन है। लेकिन एक मोटा रीजन जो हमें मीडिया के जरिए पता चला कि सारे सबूत मिटा दिए गए, और सबूत मिटाने का जो आरोप है वो मुंबई की पुलिस पर है। तो पुलिस अगर सबूत मिटाएगी तो उसमें मिलेगा क्या? बहुत कम संभावना थी, जैसा कि पहले भी पूर्व सीबीआई अधिकारियों ने बताया, डिबेट में हमने सुना है, मीडिया में हमने सुना है, और इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। नतीजा वही होना है। अभी भी सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। इस केस में भी आप देखिए सेम क्या हो रहा है कि एक गाड़ी मिलती है, जो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, उस चोरी की रिपोर्ट की गाड़ी की रिपोर्ट कराई गई, और वो गाड़ी का जो मालिक है उसको थाने में लगातार पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, पुलिस का काम पूछताछ का है, लेकिन स्पेशली जिस दिन तावड़े नाम का कोई अधिकारी उनको बुलाता है, उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। तो क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत है? क्या हत्यारों को, जिन्हों हत्या करनी थी, उन लोगों के और पुलिस के तालमेल के कारण ये सब हुआ है? कहीं से लीक की गई उनकी पहचान को, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुंबई पुलिस की जांच कैसे करेगी? हमने पालघर के मुद्दे पे देखा कि पालघर के मुद्दे में सवाल था मुंबई की पुलिस पर, तो मुंबई की पुलिस की जांच वहीं का इंटेलिजेंस यूनिट कर रहा है, कैसे उसके बारे में सवाल उठाएगा? ये पहले से ही क्वेश्चन मार्क था, और नतीजा यही हुआ कि पालघर पे कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक इसी तरह अभी भी ये उद्धव ठाकरे और वहां के गृह मंत्री देशमुख ये चाहते हैं कि एटीएस के नाम पे लोग शांत हो जाएं, और एटीएस माने मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस। महाराष्ट्र का एटीएस जांच करेगा, और वहीं पुलिस का अधिकारी, अगर एसीपी डीसीपी रैंक का कोई अधिकारी इसमें शामिल हुआ इस साजिश में, तो क्या वो किसी डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसमें यदि जैसा देवेंद्र फडणवीस शक जाहिर कर रहे हैं, जैसा इसमें किरीट सोमैया ने सवाल उठाया है कि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री की भी मिलीभगत सामने लगती है कि उनकी जानकारी में कुछ चीजें हैं, तो ये तो और गंभीर मामला है। ऐसे में कैसे जांच का पता चलेगा? और इसलिए यह जरूरी है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो विदेशों में भी जांच कर सके, क्योंकि खालिस्तान में ये बैठकर स्क्रिप्ट, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कनाडा और यूएस में ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये मैं पक्का कह रहा हूं। ये क्यों कह रहा हूं पक्का मैं? क्योंकि तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कि ये तार इसलिए जुड़ते दिखाई दे रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो ये खालिस्तानी मूवमेंट किसानों के नाम पर चलाया गया आंदोलन, ये
आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाया गया और इसमें केवल और केवल जियो के टावर को टारगेट किया गया। जियो के शोरूम जो हैं, जियो के जो आउटलेट्स हैं, रिलायंस के जो आउटलेट्स हैं, उनको टारगेट नहीं किया गया। इसका मतलब तो टेलीकॉम सेक्टर से दिक्कत है। और टेलीकॉम सेक्टर से किसको दिक्कत है? यहां भारत में अगर किसी को दिक्कत होती तो पहले भी ये घटनाएं हुई होती। इसको चीन को दिक्कत है, और चीन को दिक्कत है, पाकिस्तान को दिक्कत है। जब चीन को दिक्कत है तो वो अपने पिट्ठुओं के जरिए जरूर ऐसा कुछ कराने की कोशिश कर रहा है जिससे मुकेश अंबानी इस कारोबार को छोड़ दे या वो डिस्टर्ब हो जाए, और इसलिए डराने धमकाने का खेल चल रहा है, यहां तक कि रास्ते से साफ करने के लिए। क्योंकि आप समझिए, इतना विस्फोटक एक गाड़ी में ला के रखना, वो पूरी योजना थी कि आसपास से काफिला गुजरे तो पूरे काफिले को उड़ा दो। ये केवल विदेशी इशारे पर किया जा सकता है। मुंबई में मुंबई नहीं, पूरी इंडिया में 2014 के बाद कभी कोई धमाका हुआ नहीं है, लेकिन अब दोबारा से इनको दोहराया जा रहा है। और ये तब से चला है जब से ये किसान आंदोलन चालू हुआ है, क्योंकि पैसा फेंका जा रहा है इस देश में, देश के उद्योगपतियों का विरोध किया जा रहा है, और इस विरोध में कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन वो अडानी अंबानी का नाम लेकर कोसते ना हो। क्यों भाई? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या एलर्जी है भारत के उद्योगपतियों से? यदि भारत का एक उद्योगपति भारत में अपना कोई उद्योग धंधा चलाता है तो भारत के नागरिकों को उससे नौकरी रोजगार मिलती है। चीन का अगर 5G आएगा, चीन का अगर 5G आकर भारत का पैसा चीन चला जाएगा, उससे भारत को क्या फायदा होगा भाई? और इसलिए आप क्यों चाहते हो चीन की तरक्की? आप क्यों चाहते हो? इसका जवाब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं देंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की सपोर्ट में सरकार चल रही है, और कांग्रेस की सपोर्ट से जो सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे कठपुतली मात्र हैं। जो चाहते हैं ये कांग्रेस वाले वो उनसे करा देते हैं, और इसलिए इस मामले में भी कह दिया होगा भाई शांत हो जाओ। लेकिन यह मुद्दा शांत होने लायक नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का मामला है। ये जो षड्यंत्र है, ये किसी एक व्यक्ति की हत्या या उस व्यक्ति को धमकाने का मामला नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने का, डामाडोल करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। और इसके कारण एनआईए ने तुरंत जांच की है। और आपको बताऊं कि अभी तक मुंबई पुलिस के जो एसीपी हैं, डीसीपी हैं, पुलिस वाले हैं, ये सब जांच के दायरे में हैं। एटीएस इस जांच को कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने पुलिस के अधिकारी से कोई पूछताछ कैसे करेगा कोई एक इंस्पेक्टर रैंक? और इसलिए एनआईए से जब जांच हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और वहां के गृह मंत्री जो हैं आपके अनिल देशमुख जी, ये एनआईए पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? एनआईए की जांच से ये क्यों बौखला रहे हैं? अरे आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री हैं तो आपको कहना चाहिए आओ भाई जल्दी से जांच करो, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में आतंकवादी आ गए हैं फिर से, कभी आतंकवादियों की घटना लंबे समय से हुई नहीं है, लेकिन अगर हो गए हैं, आ गए हैं, और इतनी गुंडागर्दी हो गई है कि जिलेटिन की छड़ें लगाकर किसी की गाड़ी को उड़ाने का प्लान कर दिया गया है, तो ये बहुत गंभीर मसला है कि अगर Z+ सुरक्षा पाए हुए किसी व्यक्ति को जान से मारा जा सकता है, तो यह बताओ कि वहां महाराष्ट्र में फिर आम उद्योगपति कैसे जीवित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा? और उद्धव ठाकरे जी को यह बात समझनी चाहिए कि यदि इस तरह की घटना वहां हुई कि मुंबई के अंदर जो उद्योगपति अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं, यदि उनकी हत्याएं की जाने लगी, उनको डराया धमकाने जाने लगा, तो भाई साहब इसको पश्चिम बंगाल बनते हुए देर नहीं लगेगी। पश्चिम बंगाल में आज हालत देखिए, ना कोई विकास है, ना वहां नौकरियां हैं, ना वहां उद्योग धंधे हैं, सब सिमट गया है, क्योंकि आए दिन वहां पर नक्सली बम फोड़ते थे, उद्योगपतियों को डराते धमकाते थे, उनसे हफ्ता वसूली करते थे। और अगर यहां भी ऐसा होगा तो कौन अपना उद्योग लगाएगा, कौन अपने धंधे चलाएगा? और इसलिए आप अगर महाराष्ट्र की तरक्की चाहते हैं तो यहां शांति बनाए रखनी पड़ेगी, और वहां उद्योग धंधे जो चला रहे हैं उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा होता कि आप पहले से ही सुरक्षा दे रहे होते और उन तक पहुंचने के वालों को तुरंत पहले गिरफ्तार करते, लेकिन आप तक कुछ नहीं हुआ। उस गाड़ी वाले को पकड़कर पूछताछ की, उसकी सुरक्षा, एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पाए आप, तो फिर आप किसकी सुरक्षा करेंगे? और इसलिए सवाल उठता है पूरी महाराष्ट्र की सरकार पर और तीनों दलों पर। यह फेलियर है
सरकार का, ये फेलियर है वहां की पुलिस व्यवस्था का, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण कड़ी थी इस विदेशी साजिश का, उसी को साफ कर दिया गया। कड़ियां अभी जुड़नी बाकी हैं, क्योंकि दूसरी गाड़ी और थी जिसमें गाड़ी पार्क करने वाला गया है। तो दूसरी गाड़ी किसकी थी, वो कौन लोग थे, सीसीटीवी फुटेज से उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन ढूंढा तभी जाएगा, वो सुरक्षित जब ही रहेंगे जब एनआईए इसकी जांच करेगी, केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करेंगी, स्टेट लेवल की जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर पाएंगी। इसका पूरा शक है, जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस और आपको बताएं किरीट सोमैया ने सवाल उठाए। वंदे मातरम।